आने दो इस फौजी को। आज मैं इसे दिखाऊंगा कि पुलिस क्या होती है। फौजी है तो क्या हुआ, है तो मेरे इलाके में, वर्दी का रौब दिखाता है। आज इसका रौब मैं उतारूंगा। जेठ की दोपहरी थी। सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा होकर आग बरसा रहा था। रामपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क, जो वर्षों से पक्की होने की बाट जोह रही थी, धूल और सन्नाटे में लिपटी हुई थी। लू के थपेड़े पेड़ों के पत्तों को भी झुलसा रहे थे। आमतौर पर इस समय लोग अपने घरों के भीतर कूलर या पंखे की हवा में आराम करते थे, लेकिन रामपुर की उस मुख्य सड़क पर आज आराम हराम था। वहां दहशत का एक काला साया खड़ा था। सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में एक काली ब्लैक महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ी थी। गाड़ी के शीशे काले थे और बम्पर पर पुलिस का लाल नीला स्टिकर लगा था। गाड़ी की छत पर लगी लाल बत्ती बुझी हुई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सामने से गुजरने वालों के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। यह गाड़ी थी दरोगा ज्वाला सिंह की। ज्वाला सिंह, एक ऐसा नाम जिससे पूरा थाना क्षेत्र कांपता था। वह कोई रक्षक नहीं, बल्कि वर्दी में छिपा एक भेड़िया था। उसका कद करीब 6 फीट था, पेट वर्दी से बाहर झांक रहा था और उसकी खाकी वर्दी के बटन तनाव में खींचे रहते थे। माथे पर पसीना, आंखों पर मोटा काला चश्मा और मुंह में बनारसी पान दबाए वह अपनी स्कॉर्पियो के बोनट पर टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में एक बेंत थी, जिसे वह अपनी हथेली पर बार बार पटक रहा था, जैसे शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसके साथ उसके 4 वफादार सिपाही रामदीन, सुरेश, यादव और मिश्रा भी वहां मौजूद थे। उनका काम सुरक्षा देना नहीं, बल्कि साहब के इशारे पर शिकार को घेरना था। सड़क पर बैरिकेडिंग के नाम पर लकड़ी के 2 पुराने खंभे रखे गए थे, ताकि कोई भी वाहन बिना रुके निकल न सके। अरे ओ मिश्रा, ज्वाला सिंह ने पान की पीक थूकते हुए गरजा, आज की बोहनी बहुत हल्की है। दोपहर हो गई और अभी तक जेब में सिर्फ 2000 आए हैं। क्या सारे मुर्गे आज बिलों में छिप गए हैं? हवलदार मिश्रा ने खैनी रगड़ते हुए दांत निपोड़ दिए। साहब, गर्मी बहुत है, लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, अभी शाम बाकी है। कोई ना कोई बड़ा आसामी तो फंसेगा ही। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। एक पुराना ट्रैक्टर, जिस पर गन्ने लदे थे, धीरे धीरे चेकपोस्ट की तरफ आ रहा था। ट्रैक्टर पर एक गरीब किसान बैठा था, जिसके चेहरे पर लाचारी और धूप की झुर्रियां थीं। ज्वाला सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने बेंत से इशारा किया, रोक साले को। सिपाही सुरेश और यादव चीते की तरह लपके और ट्रैक्टर के सामने खड़े हो गए। किसान ने घबराकर ब्रेक लगाया। ट्रैक्टर फत-फत करता हुआ बंद हो गया। कागज दिखा बे, सुरेश ने किसान की गिरेबान के पास हाथ ले जाते हुए कहा। किसान ने हाथ जोड़ लिए। सरकार, हम तो रामू हैं, अभी मिल पर गन्ना डालने जा रहे थे, कागज तो घर पर भूल आए। ज्वाला सिंह धीरे धीरे शेर जैसी चाल चलते हुए ट्रैक्टर के पास पहुंचा। उसने अपना काला चश्मा नाक के नीचे खिसकाया और अपनी लाल आंखें किसान पर गड़ा दी। कागज घर भूल आए, ज्वाला सिंह ने व्यंग्य से कहा। तो ट्रैक्टर सड़क पर क्यों लाए? यह सड़क तुम्हारे बाप की है? नहीं हुजूर, गलती हो गई, जाने दीजिए, बच्चे भूखे हैं, किसान गिड़गिड़ाया। ज्वाला सिंह ने एक जोरदार डंडा ट्रैक्टर के टायर पर मारा। चुप, गलती की सजा तो मिलेगी। या तो ट्रैक्टर यहीं सीज होगा या फिर 2000 रुपए का जुर्माना अभी भरना पड़ेगा। 2000? किसान की रूह कांप गई। साहब, पूरे गन्ने बेचकर भी शायद ही इतना बचे। रहम करो साहब। रहम गया तेल लेने। ज्वाला सिंह ने हवलदार को इशारा किया, उतार इसको नीचे और डाल गाड़ी में, ट्रैक्टर थाने जाएगा। अंततः उस गरीब किसान ने अपनी धोती की गांठ से मरोड़ मरोड़ कर कुछ नोट निकाले। अपनी मेहनत की कमाई को रिश्वत की आग में झोंकते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से 500 रुपए के 3 नोट, कुल 1500 रुपए ज्वाला सिंह के हाथ में रख दिए। ज्वाला सिंह ने नोटों को सूंघा और जेब में डालते हुए कहा, जा, आज मूड अच्छा है, इसलिए छोड़ रहा हूं, अगली बार कागज लेकर निकलना। किसान ट्रैक्टर लेकर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया धूल और बददुआएं। ज्वाला सिंह और उसके सिपाही हंसने लगे। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं था कि उन्होंने अभी एक गरीब का खून चूसा है। उनके लिए यह शक्ति प्रदर्शन था। ज्वाला सिंह को लगता था कि इस सड़क का भगवान वही है। एसपी ऑफिस दूर शहर में था और गांव वाले अनपढ़ गंवार थे जो कानून से डरते थे। उसे यकीन था कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता।
स्कॉर्पियो के बोनट पर वापस आकर ज्वाला सिंह ने ठंडे पानी की बोतल खोली और मुंह से लगा ली। साहब, हवलदार यादव ने कहा, सुना है आज आर्मी की गाड़ियां इस रूट से निकलने वाली थीं। कोई एक्सरसाइज चल रही है क्या? ज्वाला सिंह ने लापरवाही से हाथ हिलाया। होगी कोई एक्सरसाइज, हमें क्या? आर्मी वाले अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बस इतना ध्यान रखना, कोई बड़ी गाड़ी आए तो उसे सलाम ठोक देना, और कोई आम आदमी आए तो उसका चमड़ा उधेड़ देना। यही हमारा नियम है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। सड़क पर सन्नाटा फिर से गहराने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई थी, मानो प्रकृति भी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। ज्वाला सिंह नहीं जानता था कि जिस रास्ते पर वह शेर बना बैठा है, उसी रास्ते पर कुछ ही पलों में एक असली शेर आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो उसकी वर्दी के घमंड को तार तार कर देगा। तभी हवा का रुख बदला। दूर, बहुत दूर एक विशेष ध्वनि गूंजी। यह किसी सामान्य मोटरसाइकिल की आवाज नहीं थी। यह एक रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की भारी और कड़क आवाज थी, जो किसी युद्ध के नगाड़े की तरह बज रही थी। आवाज में एक लय थी, एक अनुशासन था। हवलदार मिश्रा के कान खड़े हो गए। साहब, कोई बुलेट आ रही है। आवाज से तो तगड़ी मशीन लग रही है। ज्वाला सिंह ने अपना चश्मा ठीक किया और सड़क के उस छोर पर देखा जहां से आवाज आ रही थी। तगड़ी मशीन मतलब तगड़ा आसामी। होशियार हो जाओ, अगर कोई रईस-ज़ादा हुआ तो आज की पूरी कमाई एक ही बार में हो जाएगी। धूल के गुब्बार को चीरते हुए सड़क के मोड़ से एक साया उभरा। गहरे हरे रंग की बुलेट सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसे चलाने वाला शख्स साधारण नहीं लग रहा था। उसकी मुद्रा सीधी थी, सीना तना हुआ था। जैसे जैसे बाइक पास आ रही थी, उसकी पहचान स्पष्ट होने लगी। सवार ने भारतीय सेना की कैमोफ्लेज वर्दी पहन रखी थी। हाथों में काले दस्ताने, पैरों में भारी डीएमएस बूट और आंखों पर एक एविएटर सनग्लास। लेकिन सबसे खास और खतरनाक चीज जो उसके कंधे पर पीछे की ओर टंगी थी, वह थी एक AK-47 राइफल। वह राइफल धूप में किसी आभूषण की तरह नहीं, बल्कि मौत के परवाने की तरह चमक रही थी। ज्वाला सिंह ने जैसे ही वर्दी और राइफल देखी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आमतौर पर पुलिस वाले फौजियों से उलझने से बचते हैं, लेकिन ज्वाला सिंह का अहंकार उसके विवेक से बड़ा था। उसने सोचा, फौजी है तो क्या हुआ, है तो मेरे इलाके में। वर्दी का रौब दिखाता है, आज इसका रौब मैं उतारूंगा। बुलेट की डुग डुग अब एकदम करीब आ चुकी थी। ज्वाला सिंह सड़क के बीचों बीच आ गया और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। ओए, रोक गाड़ी, उसने चिल्लाकर कहा। बुलेट की स्पीड कम हुई। टायरों ने बजरी पर पकड़ बनाई और ठीक ज्वाला सिंह के सामने आकर बुलेट रुक गई। इंजन अभी भी चालू था। उसकी धमक ज्वाला सिंह के जूतों के नीचे महसूस की जा सकती थी। धूल थोड़ी छंटी। फौजी और दरोगा आमने सामने थे। यही वह पल था जब शांति का अंत हुआ और संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। रामपुर की सड़क अब युद्ध का मैदान बनने जा रही थी। ज्वाला सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और विक्रम की बुलेट के हैंडल पर अपना डंडा मारते हुए बोला, सुना नहीं क्या? गाड़ी बंद कर। विक्रम ने अपनी आंखों पर लगे काले एविएटर सनग्लास को धीरे से उतारा और उसे अपनी वर्दी की जेब में रखा। उसकी आंखें तीखी, स्थिर और अंगारों जैसी लाल सीधे ज्वाला सिंह की आंखों में झांक रही थीं। उन आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। विक्रम ने इंजन बंद कर दिया। अचानक वहां खामोशी छा गई। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? विक्रम की आवाज भारी और शांत थी। उसमें किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। मैं एक सेवारत सैनिक हूं, अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूं। मुझे क्यों रोका गया? ज्वाला सिंह को यह शांति पसंद नहीं आई। उसे आदत थी लोगों के गिड़गिड़ाने की, हुजूर, माई बाप कहने की। विक्रम का यह आत्मविश्वास उसे चुभ गया। ज्वाला सिंह ने पान की पीक सड़क पर थूकी और हंसते हुए अपने हवलदारों की तरफ देखा। अरे देखो रे, फौजी साहब हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों रोका। लगता है नए नए भर्ती हुए हैं। हवलदार सुरेश और रामदीन खीसे निपोड़ने लगे और धीरे धीरे बुलेट को घेरने लगे। ज्वाला सिंह वापस विक्रम की ओर मुड़ा। उसका लहजा अब अपमानजनक हो गया था। ओ ये फौजी, तुम सीमा पर होगे शेर। यहां सड़क पर हम ही जंगल के राजा हैं। समझ में आया? ज्वाला सिंह ने विक्रम की वर्दी के कॉलर की तरफ इशारा किया। ये वर्दी पहनकर क्या समझते हो? चालान नहीं कटेगा। हेलमेट कहां है तुम्हारा? विक्रम ने संयम बनाए रखा।
उसने बुलेट के साइड मिरर की ओर इशारा किया, जिस पर उसका आर्मी हेलमेट टंगा था। हेलमेट है मेरे पास, लेकिन गांव के रास्ते पर और इतनी गर्मी में मैंने उसे थोड़ी देर के लिए उतारा था। और वैसे भी डिफेंस पर्सनल को ड्यूटी के दौरान वर्दी में कुछ रियायतें होती हैं, जो शायद आपको पता होनी चाहिए। रियायत? कानून सिखाएगा तू मुझे? ज्वाला सिंह का पारा चढ़ गया। वह विक्रम के और करीब आया। उसके मुंह से पान और गुटखे की बदबू आ रही थी। कागज दिखा गाड़ी के, लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण, सब निकाल। और अगर एक भी कागज कम हुआ तो यह बुलेट अभी थाने में खड़ी होगी और तू पैदल मार्च करता हुआ जाएगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसके पास सारे कागज हैं। फौज में अनुशासन का मतलब ही होता है हर चीज को अप टू डेट रखना। उसने शांति से अपनी जेब से अपना आर्मी आईडी कार्ड निकाला और दरोगा के सामने किया। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा आईडी है। गाड़ी के कागज मेरे बैग में हैं, लेकिन आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं वह एक वर्दीधारी को शोभा नहीं देता। मैं देश का सिपाही हूं, कोई चोर उचक्का नहीं। ज्वाला सिंह ने झपट्टा मारकर विक्रम के हाथ से आईडी कार्ड छीन लिया। उसने कार्ड को उल्ट पलट कर देखा और फिर लापरवाही से उसे अपनी जेब में डाल लिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। एक फौजी का आईडी कार्ड उसकी पहचान, उसका सम्मान होता है। उसे इस तरह जब्त करना गैर कानूनी था। विक्रम की मुट्ठियां भींच गईं, उसके हाथों की नसें उभर आईं। मेरा आईडी वापस कीजिए, विक्रम ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। ज्वाला सिंह हंसा, एक बहुत ही भद्दी हंसी। आईडी चाहिए तो ले, 5,000 रुपया निकाल, जुर्माने के। ज्वाला सिंह ने अपना हाथ आगे फैला दिया। तुम फौजियों को तो बहुत मोटी तनख्वाह मिलती है, मुफ्त की शराब मिलती है। थोड़ा पैसा यहां पुलिस वेलफेयर में भी दान कर दो। यह शब्द मुफ्त की शराब और मोटी तनख्वाह विक्रम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। यह सिर्फ उसका अपमान नहीं था, यह उन हजारों शहीदों का अपमान था जो तिरंगे में लिपटकर घर आते हैं। विक्रम धीरे से बुलेट से नीचे उतरा। उसने स्टैंड लगाया। अब वह पूरी लंबाई 6 फीट 2 इंच में दरोगा के सामने खड़ा था। पैसे? विक्रम ने दबे हुए गुस्से के साथ कहा। मेहनत के हैं इंस्पेक्टर, हराम के नहीं हैं जो ऐसे ही लुटा दूं। चालान काटना है तो रसीद निकालिए, मैं कोर्ट में भरूंगा, लेकिन रिश्वत का 1 रुपया नहीं दूंगा। ज्वाला सिंह का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। भरे बाजार अपने हवलदारों के सामने एक फौजी उसे ना कह रहा था। यह उसे बर्दाश्त नहीं था। रसीद मांगेगा, कोर्ट जाएगा, ज्वाला सिंह चिल्लाया। तेरी हेकड़ी अभी निकालता हूं। ज्वाला सिंह ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बिना किसी चेतावनी के विक्रम के सीने पर दोनों हाथों से जोरदार धक्का मारा। पीछे हट साले। विक्रम, जो हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था, 2 कदम पीछे लड़खड़ाया, लेकिन उसके फौजी जूतों ने तुरंत जमीन पकड़ ली। वह गिरा नहीं, लेकिन उस धक्के ने उस अदृश्य रेखा को पार कर लिया था जो अब तक विक्रम के गुस्से को रोके हुए थी। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा भी रुक गई सी लग रही थी। पेड़ के पीछे छिपा लड़का, जो अब तक सहमा हुआ था, उसने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया था और वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया था। ज्वाला सिंह ने अभी बस विक्रम के शरीर को धक्का दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी एक सोए हुए ज्वालामुखी को धक्का दे दिया है। दरोगा ज्वाला सिंह द्वारा दिए गए उस जोरदार धक्के के बाद समय जैसे थम सा गया था। विक्रम ने खुद को संभाला। उसके भारी डीएमएस बूट्स ने जमीन पर पकड़ बनाई। उसने अपनी वर्दी पर जमी धूल को धीरे से झाड़ा, जैसे वह दरोगा के अस्तित्व को भी उतनी ही आसानी से झाड़ सकता हो। लेकिन उसने अभी भी हाथ नहीं उठाया। एक पैरा कमांडो को सिखाया जाता है कि हिंसा आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। उसकी ट्रेनिंग ने उसे बारूद को छाती में दबाकर रखना सिखाया था। विक्रम ने अपनी गहरी काली आंखों से ज्वाला सिंह को देखा। अब उन आंखों में शांति नहीं, बल्कि एक ठंडी चेतावनी थी, जैसे समुद्र तूफान आने से पहले शांत हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, विक्रम की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि गड़गड़ाहट जैसी थी। आपने अभी जो किया वह सिर्फ एक इंसान को धक्का नहीं था। आपने भारतीय सेना की वर्दी को धक्का दिया है। यह वर्दी हमें किसी नेता या पैसे से नहीं मिलती, इसे हम अपने खून से कमाते हैं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा आईडी वापस कीजिए और मुझे जाने दीजिए। ज्वाला सिंह को लगा कि फौजी डर गया है। उसे लगा कि उसकी वर्दी की धौंस काम कर गई है। वह और भी चौड़ा होकर हंसा। अरे वाह, शेर अब ज्ञान देने लगा। ज्वाला सिंह ने अपने हवलदारों की तरफ देखकर ताली बजाई। देख रहे हो बे, ये मुझे बता रहा है कि वर्दी की इज्जत कैसे करनी है। अबे, तेरी यह वर्दी तो बाजार में 500 रुपए की मिलती है
और मेरी यह खाकी, इस पर सरकार की मुहर है। यहां मेरा कानून चलता है, तेरा मिलिट्री कोर्ट नहीं। ज्वाला सिंह विक्रम के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसों की दुर्गंध विक्रम को महसूस हो रही थी। सुन फौजी, ज्वाला सिंह ने विक्रम की छाती पर अपनी उंगली गड़ाते हुए कहा, तुझे क्या लगा तू बुलेट लेकर आएगा, राइफल टांग कर रौब झाड़ेगा और ज्वाला सिंह तुझे सलाम ठोकेगा? अब तू यहां से तभी जाएगा जब तू मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़ेगा और 10,000 रुपए का जुर्माना भरेगा, वरना। उसने विक्रम के कंधे पर टंगी AK-47 की बेल्ट को खींचने की कोशिश की। वरना यह खिलौना भी जब्त हो जाएगा और तू भी अंदर जाएगा। जैसे ही ज्वाला सिंह का हाथ AK-47 के पट्टे पर पड़ा, विक्रम का सब्र का बांध टूट गया। किसी भी सैनिक के लिए उसका हथियार उसकी पत्नी से भी ज्यादा पवित्र होता है। कोई और उसे हाथ नहीं लगा सकता। बिजली सी फुर्ती, इससे पहले कि ज्वाला सिंह पट्टे को खींच पाता, विक्रम का हाथ बिजली की गति से चला। उसने ज्वाला सिंह की कलाई पकड़ ली। वह पकड़ किसी इंसानी हाथ की नहीं, बल्कि लोहे के शिकंजे जैसी थी। विक्रम की उंगलियां दरोगा की कलाई की नसों पर दब गईं। आह! ज्वाला सिंह के मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा जैसे उसकी हड्डी चरमरा गई हो। विक्रम ने शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, हथियार से दूर रहो इंस्पेक्टर, यह हाथ तोड़ने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। उसने ज्वाला सिंह का हाथ झटक दिया। दरोगा दर्द से कराहता हुआ 2 कदम पीछे जा गिरा। उसका चश्मा जमीन पर गिरकर टूट गया। यह दृश्य देखकर चारों हवलदार सन्न रह गए। उनके साहब को किसी ने हाथ लगाने की जुर्रत की थी? मारो, मारो साले को! ज्वाला सिंह ने जमीन पर पड़े पड़े चिल्लाया। उसका चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो चुका था। क्या देख रहे हो? भून दो इसको! इसने पुलिस पर हाथ उठाया है। चारों हवलदार, सुरेश, रामदीन, यादव और मिश्रा अपनी लाठियां निकालकर विक्रम की ओर लपके, लेकिन वे यह भूल गए थे कि वे किससे उलझ रहे हैं। वे गांव के निहत्थे किसानों को पीटने के आदी थे। उनका सामना आज एक अनआर्म्ड कॉम्बैट एक्सपर्ट से था। पहला हवलदार सुरेश लाठी लेकर विक्रम के सिर पर वार करने आया। विक्रम अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। जैसे ही लाठी नीचे आई, विक्रम ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर लाठी को हवा में ही ब्लॉक किया और दाहिने हाथ से सुरेश की छाती पर एक हल्की सी पाम स्ट्राइक दी। सुरेश सांस के लिए तड़पता हुआ पीछे जा गिरा। दूसरा और तीसरा हवलदार एक साथ आए। विक्रम ने फुर्ती से चकमा दिया। उसने एक हवलदार का हाथ मरोड़ा और दूसरे को धक्का देकर पहले वाले के ऊपर ही गिरा दिया। उसने अपनी AK-47 को हाथ भी नहीं लगाया था और न ही किसी को गंभीर चोट पहुंचाई थी। वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, जैसे कोई बड़ा भाई शरारती बच्चों को हटा रहा हो। महज 10 सेकंड में चारों हवलदार धूल चाट रहे थे। वे घायल कम, डरे हुए ज्यादा थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह आदमी लोहा है। विक्रम अब भी अपनी जगह स्थिर खड़ा था। उसकी सांसें भी नहीं फूली थीं। उसने अपनी जैकेट ठीक की। पिस्तौल का निकलना ज्वाला सिंह अब खड़ा हो चुका था। अपनी टीम की यह दुर्गति और अपनी बेइज्जती ने उसे पागल कर दिया था। उसका विवेक पूरी तरह मर चुका था। उसे अब परिणाम की चिंता नहीं थी, उसे बस बदला लेना था। तूने मेरे आदमियों को मारा? ज्वाला सिंह कांपती आवाज में गुर्राया। अब तू नहीं बचेगा। अब तेरा कोर्ट मार्शल नहीं, तेरा अंतिम संस्कार होगा। ज्वाला सिंह का हाथ अपनी कमर पर बंधे होलस्टर पर गया। विक्रम की तेज नजरों ने उस हरकत को भांप लिया। उसने चेतावनी दी, इंस्पेक्टर, वह गलती मत करना, हाथ ऊपर रखो। लेकिन ज्वाला सिंह ने नहीं सुना। उसने झटके से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। माहौल में सन्नाटा पसर गया। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। ज्वाला सिंह ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर का घोड़ा चढ़ाया और नली सीधी विक्रम के माथे की ओर तान दी। दूरी मुश्किल से 6 कदम की थी। अब बोल। ज्वाला सिंह पागलों की तरह हंसा। अब दिखा अपनी कराटेबाजी। एक गोली और तेरा सारा फौजीपना यहीं ढेर हो जाएगा। घुटनों पर बैठ जा, अभी के अभी घुटनों पर बैठ। विक्रम की आंखों में अब कोई चेतावनी नहीं थी। अब वहां सिर्फ एक निर्णय था। एक सैनिक के ऊपर जब बंदूक तन जाती है तो उसके लिए सामने वाला व्यक्ति नागरिक या पुलिस वाला नहीं रहता, वह शत्रु बन जाता है। विक्रम ने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए, लेकिन यह सरेंडर नहीं था। यह एक टैक्टिकल पोजीशन थी। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे अपने कंधे के पास जा रहा था, जहां उसकी AK-47 की स्लिंग थी। इंस्पेक्टर,
विक्रम ने बहुत ही धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा। तुमने बंदूक तान कर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए हैं। अब तक मैं एक नागरिक की तरह बात कर रहा था, लेकिन अब तुम एक खतरा हो। चुप! ज्वाला सिंह चिल्लाया। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसने लगी थी। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू नहीं झुका तो मैं गोली चला दूंगा। एक पेड़ के पीछे खड़ा लड़का जो वीडियो बना रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि आज अनर्थ होने वाला है। कैमरा कांप रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। 2! ज्वाला सिंह ने चीखा। विक्रम की आंखों ने एक पल में सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। हवा की गति, दूरी, दरोगा का कांपता हाथ और अपनी राइफल की स्थिति। 3! इससे पहले कि ज्वाला सिंह 3 पूरा बोल पाता और ट्रिगर दबा पाता, विक्रम ने वह किया जिसके लिए उसे सालों तक प्रशिक्षित किया गया था। हवा थम चुकी थी। दरोगा ज्वाला सिंह के मुंह से 3 शब्द निकलते ही उसका कांपता हुआ हाथ ट्रिगर दबाने ही वाला था। एक आम इंसान उस पल में डर से जम जाता या भागने की कोशिश करता, लेकिन विक्रम आम इंसान नहीं था। उसे ऐसी स्थितियों के लिए ही तैयार किया गया था जहां जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला मिलीसेकंड में होता है। जैसे ही ज्वाला सिंह की उंगली ट्रिगर पर कसी, विक्रम का शरीर किसी स्प्रिंग की तरह हरकत में आया। विक्रम ने अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ा और बिजली की गति से अपने ऊपरी शरीर को दाईं ओर झुकाया। ज्वाला सिंह की रिवॉल्वर से एक धमाका हुआ। धाएं! गोली विक्रम के कान के पास से सनसनाती हुई निकली और पीछे खड़े पेड़ के तने में जा धंसी। अगर विक्रम ने वह हरकत न की होती तो गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगती। गोली चलते ही विक्रम का कॉम्बैट मोड पूरी तरह सक्रिय हो गया। उसी 1 सेकंड के भीतर विक्रम ने अपने दाहिने हाथ से अपनी AK-47 की पिस्टल ग्रिप थामी और बाएं हाथ से बैरल को झटका दिया। स्लिंग पट्टा उसके गले के चारों ओर घूमा और राइफल जो अब तक उसकी पीठ पर थी, हवा में लहराती हुई सीधा उसके सामने आ गई। माहौल में एक बहुत ही विशिष्ट और खौफनाक आवाज गूंजी, खटाक। यह आवाज थी राइफल के सेफ्टी कैच को सेफ से ऑर्नेटो पर करने की। अगले ही पल AK-47 का काला ठंडा मुहाना दरोगा ज्वाला सिंह की छाती के ठीक बीच में तना हुआ था। ज्वाला सिंह, जो अभी दूसरी गोली चलाने की सोच रहा था, उसकी नजर सामने तनी उस मशीन गन पर पड़ी। उसकी रिवॉल्वर AK-47 के सामने किसी खिलौने जैसी लग रही थी। विक्रम की उंगली ट्रिगर पर थी। उसकी आंखें अब ज्वाला सिंह की आंखों में नहीं, बल्कि टारगेट पर थीं। हथियार नीचे! विक्रम की आवाज में शेर की दहाड़ थी, इतनी तेज और कड़क कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। ड्रॉप इट! ज्वाला सिंह का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने सामने साक्षात मौत को खड़े देखा। उसे एहसास हो गया कि अगर उसने अब उंगली हिलाई तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। AK-47 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती थी। ज्वाला सिंह के पास बचने का कोई मौका नहीं था। थक! ज्वाला सिंह के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर सड़क पर गिर गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका अहंकार, उसकी हेकड़ी, सब उस एक पल में धूल में मिल गए। चारों हवलदार जो पहले ही पिट चुके थे, अब हाथ ऊपर करके बुतों की तरह खड़े थे। वे अपनी सांसें भी जोर से लेने से डर रहे थे। विक्रम ने अपनी राइफल नीचे नहीं की। वह सतर्क था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बूट की ठोकर से रिवॉल्वर को दूर सड़क के किनारे फेंक दिया। खड़े हो जाओ इंस्पेक्टर, विक्रम ने आदेश दिया। ज्वाला सिंह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके चेहरे से पसीना नदी की तरह बह रहा था। उसकी खाकी वर्दी पसीने से काली हो चुकी थी। विक्रम ने शांत मगर सख्त आवाज में कहा, तुमने अभी एक निहत्थे सैनिक पर गोली चलाई। तुम्हें पता है ये क्या है? उसने अपनी राइफल की तरफ इशारा किया। यह असॉल्ट राइफल है। इसे हम सीमा पर दुश्मनों का सीना चीरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसे कभी अपने देशवासियों पर नहीं तानते। लेकिन तुमने वर्दी की कसम तोड़ी है। विक्रम की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। तुम जैसे लोगों की वजह से ही खाकी बदनाम होती है। हम वहां -40 डिग्री में मरते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, और तुम यहां अपनी ही जनता को लूट रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ज्वाला सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसका गला सूख चुका था। वह बस हाथ जोड़कर खड़ा था। साहब, गलती हो गई। माफ कर दो साहब। बच्चों की कसम, अब नहीं करूंगा। विक्रम ने घृणा से उसे देखा। माफी मुझसे नहीं, उस वर्दी से मांगो जिसे तुमने मैला किया है। उसी समय पेड़ के पीछे छिपा वह साहसी लड़का, जिसका नाम रोहन था,
अपना काम पूरा कर चुका था। रोहन ने पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली थी। दरोगा का गाली देना, धक्का मारना, पैसे मांगना और अंत में विक्रम पर गोली चलाना, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो की क्वालिटी साफ थी और आवाज भी स्पष्ट थी। रोहन जानता था कि अगर पुलिस वालों ने उसे देख लिया तो वे उसका फोन तोड़ देंगे। उसने चतुराई दिखाई। उसने तुरंत व्हाट्सएप खोला। जिले के पुलिस अधीक्षक, एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक ईमानदार और सख्त आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, उनका पब्लिक ग्रीवांस नंबर रोहन के पास सेव था, जो एसपी साहब ने खुद अखबार में छपवाया था। रोहन ने कांपते हाथों से वीडियो अटैच किया और कैप्शन लिखा, सर, अर्जेंट, रामपुर रोड पर दरोगा ज्वाला सिंह ने एक आर्मी जवान पर गोली चलाई है। जवान ने अपनी जान बचाने के लिए राइफल तानी है। कृपया जल्दी मदद भेजें, स्थिति बहुत खराब है। उसने सेंड बटन दबाया। स्क्रीन पर पहले एक टिक आया, फिर 2 टिक और फिर 2 नीले टिक। एसपी साहब ऑनलाइन थे। उन्होंने वीडियो देख लिया था। सड़क पर अभी भी तनाव बना हुआ था। विक्रम ने अपनी राइफल का बैरल थोड़ा नीचे किया, लेकिन सेफ्टी लॉक वापस नहीं लगाया। उसने ज्वाला सिंह और उसके हवलदारों को एक घेरे में खड़ा कर दिया था। जब तक मेरे सीनियर अधिकारी या मिलिट्री पुलिस एमपी नहीं आती, तुम में से कोई यहां से हिलेगा नहीं, विक्रम ने आदेश दिया। तुम अब पुलिस वाले नहीं, कैदी हो। ज्वाला सिंह अब गिड़गिड़ा रहा था। साहब जाने दो, बात यहीं रफा दफा कर देते हैं। मैं आपको 50,000 रुपये देता हूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विक्रम हंसा, एक सूखी हंसी। यही तुम्हारी समस्या है इंस्पेक्टर। तुम्हें लगता है हर चीज की कीमत होती है। इज्जत और स्वाभिमान बाजार में नहीं बिकते। तभी ज्वाला सिंह की जेब में रखा फोन बज उठा। रिंगटोन थी, सिंघम फिल्म का गाना। इस गंभीर माहौल में वह रिंगटोन एक भद्दा मजाक लग रही थी। ज्वाला सिंह ने डरते डरते फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एसपी सर, ऑफिशियल। ज्वाला सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम के चेहरे पर एक निश्चिंत भाव था, जैसे उसे पता था कि न्याय अब रास्ते में है। फोन लगातार बज रहा था, जैसे कोई सायरन हो जो ज्वाला सिंह के अंत की घोषणा कर रहा हो। विक्रम ने सिर से इशारा किया, उठाओ, तुम्हारे कर्मों का फल लाइन पर है। ज्वाला सिंह ने कांपते हाथों से फोन के हरे बटन को स्वाइप किया और कान से लगाया। हेलो सर। उधर से जो आवाज आई वह किसी विस्फोट से कम नहीं थी। दरोगा ज्वाला सिंह के कान पर लगा फोन अब फोन नहीं, बल्कि जलता हुआ अंगारा बन चुका था। दूसरी तरफ से जिले के पुलिस अधीक्षक, एसपी श्री राघवेंद्र राठौर की आवाज आ रही थी। एसपी राठौर अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि फोन के स्पीकर से बाहर छलक रही थी, जिसे पास खड़ा विक्रम और सन्नाटे में खड़े सिपाही भी सुन सकते थे। ज्वाला सिंह, एसपी की दहाड़ गूंजी। जी जी सर। ज्वाला सिंह की आवाज किसी चूहे जैसी बारीक हो गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एएसपी राठौर ने कहा। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा है। क्या तुम्हें वर्दी और रिवॉल्वर इसलिए दी गई थी कि तुम एक सेवारत सैनिक पर गोली चलाओ? तुम वसूली करते हो, जनता को पीटते हो, यह तो सुना था, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी है। तुमने देश की सुरक्षा करने वाली वर्दी पर हमला किया है। ज्वाला सिंह गिड़गिड़ाया, सर वो गलत फहमी हो गई थी सर। फौजी ने बदतमीजी की। खामोश, एसपी ने बीच में ही टोक दिया। झूठ मत बोलो, वीडियो में सब साफ दिख रहा है। तुमने पहले धक्का दिया, पैसे मांगे और फिर निहत्थे जवान पर गोली चलाई। अगर उस जवान ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल न किया होता तो आज तुम्हारे हाथों एक हत्या हो चुकी होती। ज्वाला सिंह के पैरों से जान निकल गई। वह वहीं सड़क पर बैठ गया। एसपी ने अपना फैसला सुनाया। ज्वाला सिंह, मैं तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड करता हूं। तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास और भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। अपनी बेल्ट, टोपी और बैज अभी उतारो और अपनी रिवॉल्वर वहीं जमीन पर छोड़ दो। अगले 10 मिनट में सीओ फोर्स लेकर वहां पहुंच रहे हैं। अगर तुम वहां से हिले तो तुम्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। फोन कट गया। ज्वाला सिंह के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। वह वही ज्वाला सिंह था जो 10 मिनट पहले खुद को भगवान समझ रहा था। अब वह एक अपराधी की तरह जमीन पर बैठा था। विक्रम, जिसने पूरी बात सुन ली थी, ने अपनी AK-47 का सेफ्टी कैच वापस लगाया। खट! उसने राइफल को वापस अपने कंधे पर टांग लिया।
विक्रम ने ज्वाला सिंह की ओर एक कदम बढ़ाया। दरोगा डर के मारे पीछे खिसकने लगा। डरो मत, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। सैनिक निहत्थे और हारे हुए दुश्मन पर वार नहीं करते। तुम्हारी सजा तुम्हें कानून देगा, मैं नहीं। विक्रम ने चारों हवलदारों की ओर देखा, जो अभी भी बुतों की तरह खड़े थे। तुम लोग, विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, अपने साहब की रिवॉल्वर उठाओ और उसे सुरक्षित रखो जब तक सीओ साहब नहीं आते। और याद रखना, वर्दी ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकत बनने के लिए होती है। हवलदारों ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्होंने चुपचाप दरोगा की रिवॉल्वर उठाई और एक तरफ रख दी। ज्वाला सिंह ने कांपते हाथों से अपनी टोपी उतारी और अपने स्टार को देखने लगा, जिसे उसने आज अपने लालच के चलते खो दिया था। तभी पेड़ के पीछे से वह लड़का रोहन बाहर निकल आया। वह डरते डरते विक्रम के पास आया। फौजी भैया, रोहन ने धीरे से कहा। विक्रम ने अपना काला चश्मा पहना और मुस्कुराया। उसने रोहन के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है दोस्त, विक्रम ने कहा। अगर तुम वीडियो नहीं बनाते तो शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आती। असली सिपाही तुम हो। रोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव के जो लोग अब तक दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, वे भी अब हिम्मत करके पास आ गए। उन्होंने दरोगा को कोसना शुरू कर दिया और फौजी के सम्मान में नारे लगाने लगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। सीओ साहब की गाड़ी आ रही थी ज्वाला सिंह को गिरफ्तार करने। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। उसे देर हो रही थी। उसने अपनी बुलेट पर वापस पैर जमाया, चाबी घुमाई और किक मारी। धुड़ 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 धुड़। रॉयल एनफील्ड का इंजन फिर से जाग उठा। वह आवाज अब जीत का संगीत लग रही थी। विक्रम ने गांव वालों और रोहन की तरफ देखकर एक थम्स अप किया। फिर उसने अपनी बुलेट को गियर में डाला। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक आखिरी बार ज्वाला सिंह की तरफ देखा, जो अब एक साधारण अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठा था। विक्रम ने मन ही मन सोचा, हथियार खतरनाक नहीं होते, खतरनाक होती है वो नीयत जो उसे चलाती है। बुलेट धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब वर्दी का अहंकार और वर्दी का सम्मान टकराते हैं तो जीत हमेशा सम्मान की होती है। रामपुर की सड़क पर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां न्याय की एक नई हवा बह रही थी। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब हम समाज में कुछ गलत होते हुए देखते हैं और फिर भी आंखें मूंद लेते हैं, तो वह भी एक तरह की कायरता है। मेरे हिसाब से असली हीरो वही होता है जो गलत को देखकर रुकता है, आवाज उठाता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर मेरी यह सोच आपको सही लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।